आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसको आपने रील में कई बार देखा होगा और ये एक बहुत अच्छी थ्रिलर फिल्म है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड जिन सेok को देखते हैं जो कि एक डरावना सपना देखते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। तभी उसका भाई मजाक में कहता है कि जिन सेok ने नए घर जाने की खुशी में रात भर सोया ही नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जिन सेok काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था। नेक्स्ट सीन में हम जिन सेok को और उसकी फैमिली को एक नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। जिन सेok अपने घर को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसका भाई यू सेok कहता है कि क्या ये वही घर है जिसका तुम सपना देखते हो। जिन सेok अपने भाई की तरफ बड़ी प्यार से देखता है और सोचने लगता है कि मेरा भाई सबसे अच्छा है, इससे अच्छा इंसान और कोई नहीं है। जिन सेok अपने भाई से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है क्योंकि वो अपने स्कूल का टॉपर था, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था, वो हर काम में माहिर है, हर काम में बेस्ट है, यहाँ तक कि उसने कभी किसी को गाली तक नहीं दी। इन शॉर्ट वो अपने भाई को अपना हीरो मानता है। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली को हम सामान शिफ्ट करते हुए देखते हैं। जिन सेok और यू सेok दोनों ही रूम को शेयर करते हैं और अपने सामान को वहाँ पे जमाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक वर्कर जिन सेok से पूछने लगता है कि क्या तुम और तुम्हारे भाई सगे भाई हो, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, तुम दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। तभी वहाँ पे यू सेok आ जाता है और उस वर्कर को किसी बहाने से नीचे भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी जिन सेok को ऊपर के रूम से कुछ आवाजें आती है। वो अपने डैड को इस बारे में बताता है, लेकिन वो कोई आवाज ना आने की बात कह के उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। लेकिन जिन सेok को अभी भी शक हो रहा था। रात में जब जिन सेok सोने की कोशिश करता है तब उसे फिर से वही आवाजें आती है। वो चेक करने के लिए उस रूम में जाने की कोशिश करता है और तभी उसका भाई उसे रोक देता है और उससे कहता है कि घर के ओनर ने हमें इस रूम को खोलने से मना किया है, तुम ऐसा करोगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चलो हम चल के सो जाते हैं। यू सेok जिन सेok को वॉक पे लेकर जाता है। तभी यू सेok को उसके डैड का फोन आता है और वो घर के लिए जाने लगता है। जिन सेok उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे जिन सेok को मार रहे थे। जिन सेok उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसके भाई को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। जिन सेok बहुत घबरा जाता है और घर आकर अपने पेरेंट्स को सारी बात बताता है और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है और जिन सेok से सवाल करती है। जिन सेok सही सवालों का सही जवाब दे देता है और गुंडों की गाड़ी का नंबर भी उन्हें बता देता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इस नंबर की तो कोई भी गाड़ी नहीं है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात जिन सेok सोने की कोशिश करता है पर उसे उस रूम से फिर से आवाजें आने लगती है और कोई उस रूम से बाहर आता है। जिन सेok डरकर सोने की एक्टिंग करता है और एक्टिंग करते करते वो सच में सो जाता है और सुबह जैसे ही वो उठता है सामने उसे उसका भाई दिखाई देता है। वो अपने भाई को देख करके बहुत खुश था और सीधा जा करके उसे गले लगा लेता है। रात में दोनों सोने लगते हैं। अगली सुबह जिन सेok अपनी दवाई लेने के लिए किचन में आता है, लेकिन दवाई उसके हाथों से गिर जाती है। तभी वहाँ यू सेok आता है और दोनों साथ में बैठकर नूडल्स खाते हैं। जिन सेok यू सेok से पूछता है कि वो रात में कहाँ गया था। यू सेok जवाब देता है कि वो तो कहीं नहीं गया था, उसने सपना देखा होगा। और यू सेok जिन सेok से ये भी कहता है कि शायद तुमने अपनी दवाई नहीं ली है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसके बाद यू सेok अपने काम पे जाने लगता है। यू सेok का कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका लेफ्ट लेग खराब हो गया था और वो ठीक से चल नहीं पाता था। यू सेok अपने काम के लिए जाने लगता है। तभी जिन सेok उसे टोक देता है कि भाई आपके राइट लेग को क्या हुआ है, आपको तो लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है ना। तभी यू सेok कहता है कि छोटे भाई ये वक्त मजाक का नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, हम बाद में बात करेंगे। और यू सेok लेफ्ट लेग से लंगड़ा कर चलने लग जाता है। हम जिन सेok को पढ़ाई करते हुए देखते हैं जहाँ वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। तभी यू सेok वहाँ आता है और उसे पेंसिल से उसकी आंख पर मारने की कोशिश करता है। पेंसिल की निडल गिर जाती है और यू सेok वहाँ से चला जाता है। तभी जिन सेok डरकर अपनी आंखें खोल लेता है। उसे और ज्यादा शक होने लगता है और वो यून सेok के पीछे जाता है
और देखता है कि युनसेओक बिल्कुल ठीक से चल रहा है। उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उसे कोई चोट लगी है। युनसेओक का पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंचता है जहां युनसेओक स्मोक करते हुए दिखाई देता है। जिनसेओक उसके पीछे जाता है। तभी कुछ गुंडे उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। जिनसेओक जैसे तैसे उनसे बचकर छुप जाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिनसेओक नींद से जागता है और युनसेओक को देख करके बाथरूम में छुप जाता है। जिनसेओक कहने लगता है कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। युनसेओक उसे बाहर आने के लिए कहता है और उससे ये तक पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, और वहाँ से चला जाता है। जिनसेओक को लगता है कि युनसेओक वहाँ से जा चुका है और वो डंडा लेके बाहर आता है, लेकिन तभी युनसेओक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसने अपनी दवाई नहीं ली थी। युनसेओक जिनसेओक को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा क्योंकि उसने अपनी दवाई नहीं ली थी। युनसेओक जिनसेओक को याद दिलाता है कि तुमने सुबह अपनी दवाई नहीं ली थी क्योंकि वो गिर गई थी और शायद इसीलिए उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। जिनसेओक को अपनी डेस्क पर वो निडल गिरी हुई दिखती है और तभी उसका शक यकीन में बदल जाता है। जिनसेओक ये सारी बातें अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम सभी बात उसके डैड को बताने को कहती है, लेकिन जिनसेओक मना कर देता है। जिनसेओक फिर से उसी रूम में जाता है और वहाँ पर अपने भाई को लटकता हुआ दिखता है और फिर से अपने सपने से डरकर जाग जाता है। जिनसेओक पानी पीने के लिए नीचे आता है। तभी वो अपनी मॉम को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो फोन पर किसी से कहती है कि जिनसेओक को हम पर शक हो रहा है। तभी वो जिनसेओक की आहट महसूस करती है। जिनसेओक वहाँ से भाग जाता है और सोने की एक्टिंग करता है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है। वो उन्हें देखकर सोने की एक्टिंग करता है। उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। जिनसेओक को लगता है कि शायद वो चली गई, लेकिन वो वहीं थी और जिनसेओक से कहती है कि तुम इतनी जल्दी उठ गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए और सो जाओ। जिनसेओक फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं। जिनसेओक उन्हें धक्का मार करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जिनसेओक पुलिस को बताता है कि कुछ लोग उसकी फैमिली होने का नाटक कर रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुलिस वाला जिनसेओक की आईडी चेक करता है और कहता है कि क्या तुम 40 साल के हो? जिनसेओक कहता है कि नहीं सर, मैं 20 साल का हूँ। जिनसेओक अपने आसपास देखता है और टीवी, कैलेंडर सभी जगह पर उसे 2017 दिखाई देता है। वो खुद को मिरर में देखता है और वो सचमुच ऐसा दिखाई देता है जैसे वो 40 साल का है। तभी उसकी नजर सामने बैठे पुलिस वाले पे पड़ती है जिसके पास स्मार्टफोन था और उसे ये यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ तो माइंड गेम खेला जा रहा है। कुछ देर के बाद जिनसेओक घर लौट आता है और उसी बंद रूम में जाने की कोशिश करता है। वहाँ उसे एक रेडियो पर गाना सुनाई देता है और एक फेक डेड बॉडी भी दिखाई देती है। तभी वहाँ युनसेओक आता है और उसे कहता है कि चलो अब तुम्हें सच बता ही देता हूँ। आगे की कहानी को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये मिस कर दिया तो पूरी मूवी देखने का कोई मतलब ही नहीं। युनसेओक जिनसेओक को 20 साल पहले के एक मर्डर केस के बारे में बताता है जिसे सब लोग भूल चुके थे, लेकिन विक्टिम और उसकी फैमिली नहीं भूल पाई। और वो कहानी को फ्लैशबैक में लेकर के जाता है। एक मर्डर हुआ था जिसके बारे में सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं उसे अब तक नहीं भूल पाया। और उस मर्डर के कल्प्रिट को ढूंढने के लिए युनसेओक बहुत मेहनत करता है और एक दिन वो उसे ढूंढ लेता है। वो मर्डरर और कोई नहीं जिनसेओक ही निकलता है। युनसेओक जिनसेओक को पकड़ के बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे उस मर्डर की सारी सच्चाई पूछने लगता है, लेकिन जिनसेओक को कुछ भी याद नहीं था और इतने ज्यादा टॉर्चर होने के बाद भी वो कुछ नहीं बताता। और इसके बाद युनसेओक जिनसेओक को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाता है। साइकियाट्रिस्ट जिनसेओक को हिप्नोटाइज करके उससे उसकी लास्ट मेमोरी के बारे में पूछने लगता है। जिनसेओक कहता है कि मुझे मेरी फैमिली एक कार के अंदर बैठे हुए और कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी वो साइकियाट्रिस्ट जिनसेओक से पूछता है कि तुम्हें कौन सी तारीख दिखाई दे रही है। तभी जिनसेओक 1997 कहता है। ये देख के युनसेओक को डाउट होता है। तभी साइकियाट्रिस्ट युनसेओक को कहता है कि शायद जिनसेओक की मेमोरी के वो 20 ईयर्स गायब हो चुके हैं। अगर तुम उसकी वो सारी मेमोरीज वापस लेकर आना चाहते हो
तो हमें जिनसेok को 20 साल पहले लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिनसेok की मेमोरी उस कार वाले इंसिडेंट पे ही रुकी हुई थी। इसीलिए यूसेok ने उसी इंसिडेंट से वापस से उसकी लाइफ को स्टार्ट किया। इसके आगे हम वो सारे इंसिडेंट्स देखेंगे जहां यूसेok ने जिनसेok की सच्चाई को बाहर लाने के लिए सारा ड्रामा किया था। सबसे पहले हम जिनसेok और उसकी फैमिली के उस कार वाले मोमेंट को देखते हैं, जहां पे जिनसेok अपनी मॉम, अपने डैड और अपने बड़े भाई के साथ कहीं जा रहा था। जिनसेok वहीं सपने से जाग जाता है। उसके बाद पूरी फैमिली उस घर की तरफ जाते हैं जहां वो शिफ्ट होने वाले थे। ये वही घर है जहां पे जिनसेok ने 20 साल पहले मर्डर किया था। यूसेok उसे जानबूझकर इसी जगह पर लेकर आया था ताकि वो उसके मेमोरीज को वापस ला सके। इसके नेक्स्ट सीन में हम एक रैंडम वर्कर को देखते हैं जो जिनसेok से उसके भाई के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं लगता, क्या तुम सच में भाई ही हो या वो कोई और है? तभी यूसेok वहां आता है और उस वर्कर को किसी बहाने से नीचे भेज देता है। अगले सीन में हम जिनसेok को देखते हैं जिसे ऊपर वाले रूम से आवाजें आ रही थी, लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ बहाना कह के उस बात को बदल देती है। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर के रूम में 2 लोगों के हाथों से एक फ्लावर वास गिर गया था। नेक्स्ट सीन में हमको उस बंद रूम के अंदर 2 लोग वो सारी चीजें रखते हुए दिखाई देते हैं जो 20 साल पहले जिनसेok के मर्डर वाले टाइम पे उस रूम में रखी हुई थी। इसके बाद हम जिनसेok और यूसेok के वॉक पे जाने वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे इस टाइम पर एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया था। जिस जगह पे हमने यूसेok को किडनैप होते हुए देखा था वो एक्चुअली में कोई गुंडे नहीं थे, वो असली पुलिस थी जो यूसेok को पकड़ के ले गई थी। और 19 दिनों के बाद सारे जुगाड़ करने के बाद यूसेok जेल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनसेok को यूसेok का पीछा करते हुए देखते हैं, लेकिन यूसेok को पहले से ही पता था कि जिनसेok उसके पीछे आएगा। और इसके अगले सीन में हम जिनसेok और यूसेok को कार में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं। यूसेok जिनसेok को ये सारी कहानी सुना रहा था। तभी जिनसेok उस कार से निकल के भागने की कोशिश करता है और भागते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम जिनसेok को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। फ्लैशबैक में हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से जिनसेok को मर्डर करना पड़ा। कहानी 20 साल पहले की है, जब जिनसेok अपने रियल फैमिली के साथ कहीं जा रहा था और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। वहीं उसका भाई कोमा में चला जाता है। अपने भाई के इलाज के लिए जिनसेok के पास पैसे नहीं थे। जिनसेok की कोशिश करने पर भी उसे कहीं से मदद नहीं मिली। तभी उसे एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से काम मिलता है जिसमें उसे पैसे मिलने वाले थे और उन पैसों के बदले उसे कुछ भी करने के लिए कहा जाता है। चैटिंग करने पर पता चलता है कि जिनसेok को एक मर्डर करने के लिए कहा गया है। जिनसेok को ये बहुत गलत लगता है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। उसे फोन पर एक एड्रेस दिया जाता है। जिनसेok को एक लेडी का मर्डर करने के लिए कहा जाता है और जिसने ये मर्डर करने के लिए कहा था वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ उस औरत को ही मारना है, बाकी किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। जिनसेok बताए हुए एड्रेस पर जा करके उस औरत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस रूम में एक छोटे बच्चे को देखता है। उस बच्चे को देखकर जिनसेok बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और इमोशनल भी। वो उस लेडी को इशारा करके कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। लेकिन तभी एक और लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे देख करके चिल्लाने लगती है। वो जिनसेok को पकड़ने के लिए पुलिस को कॉल करने के लिए भागने लगती है और जिनसेok डर के मारे उस लड़की के पीछे भागता है और गलती से उस लड़की को चाकू लग जाता है और वो लड़की मर जाती है। और ऐसे ही हाथापाई में वो उस औरत को भी मार देता है। जिनसेok एक की जगह 2 मर्डर कर चुका था और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जैसे ही जाने लगता है, एक छोटा बच्चा उसके पीछे आके उसे पूछने लगता है कि उसकी माँ कहाँ है। जिनसेok को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उस बच्चे को 100 तक की गिनती
100 बार करने के लिए कहता है और बोलता है कि जब तक तुम्हारी गिनती खत्म होगी तुम्हारी मॉम आ जाएगी। जिनस्योक को उसी घर में एक फोटो दिखाई देती है जिसमें मौजूद आदमी वही डॉक्टर है जो जिनस्योक के भाई का इलाज कर रहा है। ये देखकर जिनस्योक टूट जाता है और उसी डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर जिनस्योक को बताता है कि उसने सिर्फ डॉक्टर की पत्नी को मारने के लिए कहा था, लेकिन जिनस्योक ने उसकी बेटी को भी मार दिया। डॉक्टर जिनस्योक पे बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही छत से गिरकर मर जाता है। जिनस्योक 20 सालों तक छुप कर रहता है, लेकिन यूस्योक उसको ढूंढ ही लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश में जिनस्योक का एक्सीडेंट हो जाता है। यूस्योक उसे मरने नहीं देता। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां जिनस्योक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यूस्योक उसे सारी कहानी बता देता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बचा हुआ था। यूस्योक जिनस्योक को कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। जिनस्योक पूछता है कि तुम कौन हो। यूस्योक बताता है कि मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसे तुमने 100 तक की गिनती करने के लिए कहा था। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। मुझे अनाथालय भेज दिया गया और मेरे कजिन्स ने सारा पैसा भी छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली खत्म हुई और मैंने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। यूस्योक जिनस्योक से पूछता है कि क्या ये सब कुछ उसने डॉक्टर यानी कि उसके डैड के कहने पर किया। वो डॉक्टर अपनी पत्नी के इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहते थे और इसीलिए उसने अपनी वाइफ के मर्डर करने का ऑर्डर जिनस्योक को दिया था। यूस्योक कहता है कि प्लीज मुझे बता दो कि क्या तुमने ये सब कुछ मेरे डैड के कहने पर किया था। जिनस्योक हाँ कहता है। यूस्योक के पास एक जहर वाला इंजेक्शन था जिसे वो जिनस्योक को लगाने वाला था, लेकिन उसे वो वहीं फेंक कर चला जाता है। जिनस्योक को अपने किए पर बहुत रिग्रेट होता है और वो उसी इंजेक्शन को लगाकर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर यूस्योक भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये मूवी सुनने में जितनी अच्छी है उसे कहीं ज्यादा अच्छी है देखने में। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ इसे देख सकते हैं और अच्छी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तो लव टू टॉक।